वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये हमारा आरोग्य भारती का पार्ट 2 है। तो आप इसे बिल्कुल देखना ना भूलें और पूरा का पूरा सुनने की कोशिश करें, क्योंकि ये थोड़ा सा तो लंबा ज़रूर वीडियो है, बट बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जो हम नहीं करते हैं जानते हुए, और हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें कि हम भूल चुके हैं, कुछ बातें हमें याद नहीं रहती। तो इस वीडियो देखने के साथ ही आपको ज़रूर याद आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए अपने उचित और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कहीं आप सभी से भी ये गलतियाँ तो नहीं हो रही है अपने लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाने में, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। सभी माताओं, बहनों, दोस्तों से अनुरोध है कि ये वीडियो ज़रूर देखें और शेयर करें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हम सबों को अपने मार्गदर्शन के लिए चुना। भाई साहब को मैं आमंत्रित करती हूँ कि अपना वक्तव्य। भाई साहब बैठे बैठे। ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज सभी बंधु भगिनी जो हमारे धनबाद में हैं, जो हमारे आरोग्य भारती की महिला आयाम से जुड़ी हुई आप सभी बहनें हैं, उन सब के बीच में मुझे कुछ अपने अनुभव साझा करने के लिए जो अवसर प्रदान किया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ और आपका बहुत उपकृत हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज आरोग्य भारती भारतवर्ष के कोने कोने में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री सचिव जो हमारे भाई अशोक कुमार वासने जी भाई साहब, जो कि यहाँ कार्य कर चुके हैं झारखंड में, और आज इन्हीं के प्रयास से आज अधिकांश जिले हमारे आरोग्य भारती का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से हमारी बहन रमा जी ने आप सब लोगों को एकत्र करके आज जिस उसका परिचय दिया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। इतनी व्यस्तता है कि हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन आज हमको आवश्यकता है कि अपने व्यक्तिगत कार्य में से समय निकाल करके उस समाज के लिए कार्य किया जाए। आरोग्य भारती हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है। उसका दायित्व यही है कि किस प्रकार से हम जनोपयोगी कार्यों के द्वारा अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें, और राष्ट्र की सेवा में हम जो संबद्ध होकर के कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। आप सभी लोग जानते हैं कि आरोग्य भारती का मुख्य उद्देश्य, इसकी स्थापना जो की गई, वो स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए धन्वंतरी जयंती के दिन आपका 2002 में जो है, अभी हम 20 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। बड़े बड़े संगठन लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे संगठन ने संपूर्ण देश में सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उसके लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि निरंतर इसी प्रकार से हम जन सेवा में संलग्न रहें। भाई जयप्रकाश जी, कल भी मेरा एक कार्यक्रम था, मैं एक व्यक्तिगत कार्य से यहाँ आया था, तो मुझे निर्देश मिला, भाई साहब अशोक कुमार वासने भाई साहब ने कहा कि जब आप वहाँ जा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ भी आपकी उपस्थिति का उपयोग हो। तो कल बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने आपसे चर्चा की, आपके पास सूचना आई और आपने जो है 25 पुरुष और 2 महिलाओं के साथ 27 लोगों का एक कार्यक्रम आरोग्य भारती के स्थानीय कार्यालय में किया। और वहाँ पर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बड़े लोगों में मैंने निष्ठा देखी, लोगों में उत्साह देखा, और आयुर्वेद के प्रति आपके आरोग्य भारती के प्रति जो समर्पण था वो निश्चित रूप से द्रष्टव्य है। आज भी आप सब लोगों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि इस प्रकार से हमारी निष्ठा आरोग्य भारती के प्रति है। इसका तात्पर्य यह है कि निश्चित रूप से हम माँ भारती की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, और आप सब लोगों के चरणों में मैं नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा मूल उद्देश्य, आरोग्य भारती की जो स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य यही था कि हम स्वस्थ व्यक्ति को की स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अन्य चिकित्सा पद्धतियां तो आज आपके प्रकाश में आई है, 200 साल से 300 साल से अधिक का इतिहास नहीं है, लेकिन जो हमारा भारतीय संस्कृति है, भारतीय विधा है, वो जो है संपूर्ण विधाओं की जननी है। आप ये समझ लीजिए कि वेद को विश्व वाङ्मय का सबसे प्राचीनतम रिटर्न टेस्टिमोनी कहते हैं, आपका लिखित एक प्रमाण है जो वेद के रूप में हमारे यहाँ विद्यमान है। आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद जो हैं,
इन चारों वेदों में से अथर्ववेद की उपांग के रूप में आयुर्वेद का ख्याति है। तो ये आयुर्वेद आपका इतना प्राचीनतम है, ये केवल चिकित्सा की विधा नहीं है। आयुर्वेद जो है हमारा संपूर्ण जीवन दर्शन है। और ये भारतीयों की बड़े गर्व की बात है। मेरा जब व्याख्यान विदेश में होता है, चाहे मैं अमेरिका में जाता हूँ, यूके में जाता हूँ, दूसरी कंट्रीज में जाता हूँ, तो वहाँ जो एलोपैथी के चिकित्सक, जो वहाँ तो बहुतायत उन्हीं की है, वो जब एकत्र होते हैं तो उन लोगों से सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि पहले आप भारतीय हैं, तब आप किसी विधा के चिकित्सक हैं। तो आपको गर्व होना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति का ये विज्ञान अपनी प्राचीनता के लिए विख्यात है। और उस समय का इतिहास, चाहे आप प्लास्टिक सर्जरी का द्वितीय उद्देश्य है। आज आप सभी महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं, सभी बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतवर्ष वो जननी है, वो धरा है जहां पर हम अपने संतति को उच्चतम संस्कार देते रहे। इसलिए हमारा एक प्रकल्प है, जो हमारा संस्कार होता है, गर्भ संस्कार का एक प्रकल्प है। संभवतः बहन रमा जी ने यहाँ कार्यक्रम और भी कराए होंगे आपके साथ। तो गर्भ संस्कार एक महत्वपूर्ण विषय है। आज देख रहे हैं कि हमारी संततियों में जो विकार पैदा हो रहा है, उसका कारण क्या है कि पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में हम लोग पीछे चल रहे हैं। पूरी की पूरी नूडल्स, पिज्जा, बर्गर की संस्कृति हमारे घरों में प्रवेश कर गई है। पाश्चात्य हमारे जो प्राचीन पारंपरिक भोजन थे वो भाई थाली से हटते चले जा रहे हैं। और हमारी संस्कृति, जो हमारी संस्कृति थी कि प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठना और किस प्रकार से घर वालों का सम्मान करते हुए जाना, ये बहुत आवश्यक था। ये हमारे परिवारों के संस्कार से मिटता चला जा रहा है। रात को 2 बजे तक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमारे बच्चे व्यस्त रहते हैं और सवेरे प्रातःकाल सूर्योदय का दर्शन कर पाना शायद उनके भाग्य में नहीं है। यह परिणाम क्या है? हमारी पाश्चात्य संस्कृति का परिणाम है। अमेरिका में जब मेरा व्याख्यान था तो वहाँ पर जो है चिन्मय मिशन का एक आश्रम है अंतर्राष्ट्रीय, जो उसके अध्यक्ष हैं स्वामी तेजोमयानंद जी, उन्होंने हमको इनवाइट किया अपने आश्रम में। मैं जब आश्रम में मिलने गया तो उन्होंने अपनी एक किताब हमको भेंट की। उस किताब का शीर्षक था पेरेंटिंग। उन्होंने कहा कि यहाँ जो हमारे NRI हैं, जो हमारे भारतीय हैं, भारतीय मूल के लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को उच्च संस्कार देना है, इनको भारतीय संस्कारों से बिल्कुल कोई परिचय नहीं है, तो महाराज जी आप इनको थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, इसका एक व्याख्यान दीजिए हमारे बच्चों के बीच में। कुछ लोग साथ में थे, वो कहते हैं महाराज जी ने खुद शादी नहीं की, इन्हें क्या पता है बच्चों को संस्कार कैसे दिया जाए। तो महाराज जी ने कहा हमारी शादी जरूर नहीं हुई है, लेकिन हम भी बच्चे रहे हैं, हमको संस्कार मिला है, मैं अवश्य आऊँगा। और उन्होंने व्याख्यान दिया। उसी व्याख्यान का अंश किताब के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो उन्होंने 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण बताई। पहली बात उन्होंने कहा कि ममय वांसो जीव लोके सप्तभूत सनातना, गीता का एक श्लोक है। आप ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। हर महिला को, हर बहन को ये याद रखना है कि हम बच्चों को, हम चाहें बच्चे को ये बनाना चाहें, बच्चा नहीं बन सकता। बच्चे को हम सुविधा दें, उसके ऊपर कोई चीज थोपे नहीं, क्योंकि ममई वांसो, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ममई वांसो जीव लोके सप्तभूत सनातना। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति हमारे साथ वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे आप जुड़े हैं। जैसे आप भगवान से जुड़े हुए हैं, वैसे आपका बच्चा भी भगवान से जुड़ा हुआ है, आपके माध्यम से नहीं जुड़ा। तो भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर है। इसलिए ये गलतफहमी में मत रहिए कि हम बच्चे को जो बनाना चाहें बना दें। बच्चे की रुचि देख करके बच्चे को आप सुविधाएं उपलब्ध कराइए, और बच्चा जो बनना चाहेगा वही बन के रहेगा। डेस्टिनी उसकी निर्धारित है, ना परेशान होइए। और जिन बच्चों को जबरदस्ती हम थोपते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, हो सकता है कि उसके दिमाग में कोई इसका आर्ट का आर्टिकुलेशन हो, वो उस क्षेत्र में जाकर के बहुत बड़ी अपनी वो स्थान निर्धारित करे। तो हमको फोर्सफुली किसी बच्चे को थोपना नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गर्भ संस्कार में हम जो है चाहें कि हमारे घर में बच्चा जो है, हम पढ़ाएं बच्चे को कि माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ये हम भाषण तो कर रहे हैं, लेकिन हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने दूसरा सेंटेंस लिखा, कल्चर कैन बी कॉट, इट कैन नॉट बी टॉट। संस्कृति पढ़ाई नहीं जाती, संस्कृति अनुसरण की जाती है। तो मैंने प्रारंभ किया। मैं घर से जब बाहर निकलता था, जब मेरी माताजी पिताजी जीवित थे, तो मैं घर से निकलते समय माताजी पिताजी का पैर छू करके घर से बाहर निकलता था। मुझे बच्चों से कहना नहीं पड़ा
जब हमारे बच्चे घर से निकलते हैं तो हम सब लोगों का पैर छू के निकलते हैं। आप जैसा व्यवहार अपने बड़ों के साथ करेंगे, अपने माँ बाप के साथ करेंगे, वही संस्कार आपके बच्चे अनुसरण करेंगे। तो आप चाहोगे हमारे बच्चों में संस्कार आए और हम संस्कार विहीन होकर के पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करें, तो हमारे बच्चों में संस्कार कभी नहीं आ सकता। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारी प्राचीन संस्कृति में गर्भ का मासानुमासिक वृद्धिक्रम बताया जाता है। आयुर्वेद में पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या होता है, और गर्भ धारण करने के पूर्व ये ऐसी संस्कृति है जहाँ पर 16 संस्कार बताए गए हैं। पुंसवन संस्कार प्रारंभ होने के पहले, गर्भोत्पत्ति करने के पहले ही हमारे यहाँ पुंसवन संस्कार होता है। पुंसवन का ताता ये कतई नहीं है जो लोग इसको कहते हैं कि पुत्र जी भी हमको पहले पुत्र पैदा करना है, हमको उत्तम संतति पैदा करना है, इसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। तो हमको ये शिक्षा देना है कि आजकल की लंबी बड़ी उम्र में हमारे बच्चे शादी करते हैं, पता लगा 29, 30, 32 साल की उम्र में शादी करते हैं। तो हमारे यहाँ प्रारंभ में जो कहा गया कि ऊन षोडश वर्षायाम प्राप्त पंचविंशतिम यद्या तत्ते पवान गर्भ कुच्छिष्ट विबद्धते जातो हुआ चिरंजीवे जीवे द्वा दुर्लियम तस्माद अत्यंत बालायाम गर्भाधारण करे। ये हमारी परंपरा थी कि 16 वर्ष से कम की पुत्री बच्ची और 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष का विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पूर्व अगर आप विवाह कर देंगे कच्ची उम्र में तो जो है गर्भाधान उचित नहीं होगा। पहले होगा ही नहीं, होगा तो विकृत पैदा होगा, और विकृत पैदा नहीं भी हुआ तो बच्चा जो पैदा होगा वो दीनहीन होगा, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से उसका विकास अवरुद्ध रहेगा। तो हमको जो उम्र बताई गई वह बताई गई है, इसलिए हमारे यहाँ जो परिवर्तन किया गया मैरिजेबल एज में वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि गर्भाधान करने के समय हमको गर्भाधान करना है, उसके बाद में क्या खाना है क्या नहीं खाना, आहार किस तरह का आपका होना चाहिए, आपके विचार कैसे होना चाहिए। घर में वेस्टर्न म्यूजिक चल रहा है और प्रथम माह में माँ के पेट में बच्चा पल रहा है, तो उस वेस्टर्न म्यूजिक का परिवार के संस्कार, लड़ाई झगड़ा आपस में हो रहा है, तो उसका सबका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। वैज्ञानिक अनुसंधान से ये सिद्ध हो चुका है कि बच्चे के ऊपर किस प्रकार की ध्वनि की तरंगों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, प्रारंभ से ही हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो गर्भ को उत्तम संस्कार देना हम लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है। आहार विहार में सात्विक आहार की बात करते हैं। आज आपको जानने की प्रसन्नता होगी कि कोरोना कालखंड में हमने अपने तमाम सहयोगियों को, मित्रों को, हमारे परिचितों को, नाते रिश्तेदारों को खो दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन मैं मानता हूं कि ये कोरोना कालखंड हमारे लिए एक अच्छा स्वप्न लेकर के आया, एक शिक्षाप्रद हमें सामने सिद्ध हुआ। कोरोना में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो आपका संदेश दिया, आपदा में अवसर की तलाश, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं अपनी पहल करके आयुष मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की कि हम क्या खाएं क्या न खाएं, किस तरह से हमारा संस्कार हो, कैसे हम जो है आयुष काढ़े के बारे में आप सब लोग परिचित होंगे कि आयुष काढ़ा सारे देश में ही नहीं, आरोग्य भारती ने आंकड़े एकत्र किए हैं। आपके 67% अमेरिकन लोगों ने आयुष काढ़े का प्रयोग किया, जिसमें ये 4 चीजें थी, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी और सौंठ। इन 4 चीजों का प्रयोग करने के बाद हम लोगों ने आयुष काढ़ा लोगों को पिलाया और 67% अमेरिकी लोगों ने इसका प्रयोग किया और 69% यूके के लोगों ने इसका प्रयोग किया। तो आज इसके बारे में हर व्यक्ति ये कहता है कि बहुत अच्छी चीज है। तो आज वही नहीं, हमारा जो संस्कार था कि नमस्कार की संस्कृति, हगिन, गले लगाना, चुंबन करना, इस सारी संस्कृति से हट करके लोग इस पर आ गए, ये हमारी संस्कृति थी। दूसरी, शाकाहार की तरफ संपूर्ण विश्व का आकर्षण बढ़ा, मांसाहार छोड़ के लोग शाकाहार की तरफ आए, वही हमें देखने को मिला, प्रत्यक्ष हमारा दर्शन हुआ। आज मेरे पास कम से कम 25 मेल हमारे पास आते हैं, उन 25 मेल में लोगों की जानकारी है, लोग ये जानना चाहते हैं कि सात्विक आहार क्या है, राजस आहार क्या है, तामस आहार क्या है और सात्विक आहार से क्या लाभ है। जब जो है अमेरिका और यूके के लोग सात्विक आहार के बारे में चर्चा करने लगे, इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय क्या हो सकता है। आज हमारे पास अमेरिका, इटली, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के लोग पूछते हैं कि तुलसी की कितनी मात्रा लिया जाए, हल्दी का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, अश्वगंधा कैसे खाया जाए, शतावरी का प्रयोग कैसे किया जाए। आज मेरे पास मेल आते हैं
ये प्रमाण करते हैं कि आज हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय खान पान, भारतीय जीवन शैली का संपूर्ण विश्व में बड़ा ही अच्छा एक प्रभाव पड़ा है। तो साथियों, मैं मित्रों और बहनों, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि आप ये महसूस करिए कि आप उस संस्कृति के, उस राष्ट्र के आप नागरिक हैं जिस राष्ट्र ने संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत क्या था, हमारा जो है विश्व गुरु था, और आज विश्व गुरु बनने के लिए हमारी आयुर्वेद, योग और हमारी जो विधा है, ये विधा पुनः देश को जो है, हमारे देश को राष्ट्र गुरु बनने का एक विश्व गुरु बनने का एक नया रास्ता प्रशस्त करने के लिए सन्नद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने योग जैसी पारंपरिक विधा को संपूर्ण विश्व के बीच में स्थापित करने के लिए 21 जून को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज तैयार किया। और आप महसूस करते हैं कि आज संपूर्ण राष्ट्र में, मैं जब अमेरिका गया, मैं जब यूके जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कि जगह जगह सेंटर आपके खुले हुए योग के, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भारत से सीख के न गया हो। तो हमको अपने इस योग को अपने जन सामान्य के लिए, अपनी संस्कृति के इस अमूल्य धरोहर को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। योग पढ़ाने का विषय नहीं है, योग करने का विषय है, और इस योग को हमें नियमित रूप से हर महिला को, हर पुरुष को करना चाहिए। और मैं आप सबको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि 45 वर्ष की उम्र के बाद, आप महिला आयाम में हमारी बहन बैठी है रमा जी, तो मैं बताना चाहता हूं कि 45 वर्ष की आयु में जो हमारा रोजो निवृत्ति होती है, जिस समय हमारा मेनोपॉज होता है, तो उस समय शरीर में कैल्शियम का चयापचय प्रभावित होता है, और कैल्शियम का चयापचय प्रभावित होने से कैल्शियम की सही मात्रा हमारे शरीर में लेने के बाद भी हमारा शरीर ग्रहण नहीं कर पाता। उसका नतीजा हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और शरीर में हार्मोन्स के परिवर्तन होने की वजह से वजन भी बढ़ता है। मानसिक उलझन, घबराहट, बेचैनी, इरिटेशन होना, मानसिक उलझन होना, ये सारी चीजें हार्मोन जन परिवर्तन से होता है। तो हमको उस रजो निवृत्ति के काल को भी अपने संस्कारों के द्वारा, अपनी जीवन शैली के द्वारा नियंत्रित करना है, सभी को बताना है। तो ये चिड़चिड़ापन जो होता है उसको कैसे रोका जाए, हम क्या खाएं क्या न खाएं, इस समय किस चीज की हमें विशेष जरूरत है, यह हमें जानना चाहिए। तो आपको विशेष रूप से इस समय होने वाले परिवर्तन से बचने के लिए सिंपल कुछ चीजें मैं आपके सामने शेयर जरूर करूंगा कि आप देखते हैं कि वजन आपका बढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम रोटी केवल 2 ही खाते हैं, 1 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, वजन निरंतर बढ़ रहा है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए पहला काम आपको, हमको निश्चित रूप से अपने खान पान में विशेष परिवर्तन करने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय की पहल पर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के, और मोटे अनाज को, जिसको हम कहते हैं मिलेट्स, उसको उन्होंने स्वीकार करके 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया। जो वर्ष आपका चल रहा है, ये संपूर्ण विश्व को ये बताया गया कि ये अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर है। हमको मोटे अनाज को, और प्रधानमंत्री जी ने क्या नाम इसको दिया, श्री अन्न, इसको नाम दिया श्री अन्न, श्री अन्न का प्रयोग करना है। और मुझे ये जान के प्रसन्नता है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि धनबाद जहां आप बैठे हुए हैं, झारखंड जो है रागी, जिसको हम कहते हैं मड़ुआ शायद यहाँ की भाषा में, ये मड़ुआ की भूमि है, यहाँ पर बहुत मात्रा में पैदा होता है। और उस मड़ुआ के बारे में आज आप समझ लीजिए कि संपूर्ण विश्व में जबरदस्त मांग बढ़ रही है। हमारी संस्कृति में था, हमारे पारंपरिक व्यंजनों में था, हमारे यहाँ ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो और आपका ये जिसको कहते हैं मक्का तो है, इसके अलावा ये रामदाना और कुट्टू, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये मिलेट्स कहलाते हैं। इनको हम मोटा अनाज कहते हैं। पहले श्रमिक वर्ग, हमारे यहाँ गांव के श्रमिक लोग होते हैं, काम करने वाले थे, मजदूर थे, इनको दिया जाता था। इनके अंदर बहुत शरीर में शक्ति रहती थी। आप जानते हैं झारखंड के एक माझी, आपका कौन, क्या नाम था उसका, दशरथ माझी, जिस व्यक्ति ने इतने बड़े पहाड़ को खोद करके रास्ता बना दिया हो, उनके हड्डियों की कितनी शक्ति रही होगी, ये सब रागी का प्रभाव है। तो ये रागी जो आपके यहाँ उपलब्ध है, तो हर महिला को इस आयु वर्ग में रागी को अपने भोजन में सम्मिलित करना होगा। इसका हमको ध्यान देना है। ये बता रहा हूं मैं आपको, वैज्ञानिक आंकड़े बता रहा हूं।
आप गूगल खोल के देखिए, अभी हम आपको पेपर भी देंगे, आपको रिटर्न में भी भेजेंगे कि गेहूं और चावल से 37 गुना ज्यादा कैल्शियम रागी के अंदर होता है और आयरन की मात्रा 5 से 10 गुनी अधिक होती है। इसके अंदर रेशा सबसे अधिक होता है। अक्सर हमको शिकायत होती है कि पेट साफ नहीं होता, कब्ज की शिकायत डायबिटीज के लोगों में या अन्य अवस्था में जो सीनियर सिटीजन हैं आपको मिलेगी। तो उसको रोकने के लिए हमको इस मिलेट्स का प्रयोग करना है। इसमें रेशे की मात्रा अधिक होती है, तो अपने भोजन में इन मिलेट्स का आप प्रयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपको ये बताएं कि मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि 80% हमारा भूभाग संपूर्ण विश्व का, उसमें गेहूं, चावल और मक्का की खेती हो रही है। गेहूं, चावल और मक्का, और बाकी का जो 20% हिस्सा है उसमें से सूखा से प्रभावित है और मिनिमम 5 से 7% जगह में आपकी, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया के देशों में, भारतवर्ष हो, यहाँ पर हम मिलेट्स की खेती करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए कम से कम पानी की जरूरत है। जहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है, आसानी से फसल हो जाती है। बाजरा है, ज्वार है, इसको हम पैदा कर सकते हैं, सावा है, कोदो है, और ये फसल आपकी मात्र जो है 50 से 60 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसके बारे में क्या है कि इसके अंदर रेशा बहुत अधिक होता है। चौथी महत्वपूर्ण बात होती क्या है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसको खाने के बाद शरीर में शर्करा की मात्रा बहुत कम बढ़ती है। डायबिटीज के लोग आसानी से इसको खा सकते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात जो होती है कि आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में कि बच्चों को ग्लूटेन से एलर्जी है। गेहूं खाने के बाद लूज मोशंस हो जाते हैं और चावल खाने से लूज मोशंस, पेट में दर्द हो जाता है। ये ग्लूटेन एलर्जी इज वेरी कॉमन इन द प्रेजेंट कम्युनिटी। तो उस ग्लूटेन एलर्जी से बचने के लिए ये ग्लूटेन फ्री है। मिलेट्स में ग्लूटेन नहीं होता और सारे के सारे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। परम पोषक है, आयरन भी बढ़ाता है, कैल्शियम भी बढ़ाता है, नसों को मजबूत करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, कैंसर के रोगियों के लिए लाभकारी है। तो हमको ये तय करना है कि प्रत्येक घर में, हमारी प्रत्येक थाली में, हमारा थाली में मिलेट्स जरूर होना चाहिए। इसका ध्यान रखते हुए हमने एक प्रारंभ किया और इस मिलेट्स ईयर में ये मेरा 5वां कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने अपनी एनजीओ बनाई। उस एनजीओ में आरोग्य भारती के मंच के तले हमने तैयार कराया मल्टीग्रेन फ्लोर। आप देख रहे हैं कि मल्टीग्रेन के नाम से आटा मिल रहा है मार्केट में, लेकिन केवल लिखा हुआ मल्टीग्रेन। वो क्या मिलाते हैं क्या नहीं मिलाते, आप घर में तैयार करिए। काला गेहूं अगर आपको मिलता है तो काला गेहूं लीजिए। आपको 10 किलो बनाना है तो 4 किलो काला गेहूं लीजिए, 2 किलो चना लीजिए, 1 किलो जौ लीजिए, जौ के अंदर बहुत फाइबर होता है, जौ लीजिए। बाजरा 1 किलो लीजिए, 1 किलो ज्वार लीजिए, आधा किलो रागी लीजिए और सोयाबीन लीजिए। इसको लेकर के जो आप तैयार आटा करेंगे, उस आटे की चपाती खाने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आसानी से आपका पेट साफ हो रहा है, आपको गैस की शिकायत बिल्कुल बनने को नहीं मिलेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। कैल्शियम भरपूर मिलेगा, छोटी मोटी हड्डी की दर्द की शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी। तो इसको हमको प्रचार प्रसार करना है। रही बात इनोवेशन की, आज का युग हो गया है कि हमको कोई चीज प्रयोग करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज देना होगा। आप बच्चों को खिलाना है तो रागी के हम आपको कहते हैं उपमा है, दलिया है, और आपके जो चिवड़ा बनाते हैं वो है। सारी की सारी चीजें मिलेट से तैयार हो सकती हैं। तो मिलेट से आप चिल्ला भी बना सकते हैं। तो इस सब का हम प्रयोग करें। इसके लिए हम कार्यशालाओं के लिए मैंने प्रयास किया है कि उन महिलाओं को एकत्र करके हम कार्यशाला कराएंगे जो गांव की ट्रेडिशनल महिलाएं। अब बाजरे की रोटी आप आज की गृहिणी को बनाने के लिए दीजिए तो हमारे साथ आप सब बहनें बैठी हुई है, उनमें से बहुत सी बहनें ऐसी होंगी कि बाजरा की रोटी तैयारी नहीं होती। हमारी माताएं जब बनाती थी तो पानी लगाते हुए हाथ से बना के और चूल्हे पर सेक के रोटी खिलाती थी। कितना उत्तम टेस्ट आता था। उसको देसी घी के साथ ही खाया जाएगा। बाजरे को बिना देसी घी के आप खाएंगे तो मुंह सूखेगा और नुकसान करेगा। तो इन सब चीजों को कैसे बनाया जाए, इसका कार्यशाला हमारी ट्रेडिशनल महिलाएं हैं, उनसे हम कार्यशाला करा के नई गृहिणियों को शिक्षा देने के लिए तैयार कर रहे हैं कि कैसे आपने उपमा बनाया, कैसे आपने इसकी खिचड़ी बनाई, ये बच्चों को बताएं। दूसरी बात, आज की बच्चे जो पीढ़ी के बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उनको आपको ब्रेड देना है, उनको खाने के लिए बिस्किट्स देना है। प्रतिदिन आप बिस्किट खाते हैं चाय के साथ में, तो कैसे बनाया जाए। तो मैंने बाजरा के बिस्किट्स, ज्वार के बिस्किट्स और आपके सावा कोदों में मिले हुए बिस्किट्स और रागी के बिस्किट्स,
इतना टेस्टी बिस्किट हम लोगों ने बनाए हैं जिसमें कोकोनट मिला करके बेस बना करके बिस्किट तैयार किए। आप बिल्कुल खाइए और खाने के बाद में कैलोरीज भी कम मिलेंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो आज इस इनोवेशन की जरूरत है। कार्यशाला मैंने प्रस्तावित किया है। मैं आदरणीय अशोक वासने भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि ये कार्यशाला आपके यहाँ कराएंगे, जिस कार्यशाला में फूड टेक्नोलॉजिस्ट होंगे जो आपके माध्यम से ये तैयार करके महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाए कि हम कैसे अपने बच्चों को, अपने परिवार को, लोगों को जो है इस मिलेट्स का हम प्रयोग कराएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गर्भ संस्कार के बाद में हम सुपोषण की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं, समय है कुछ और? हाँ, बस 5-10 मिनट, 5 मिनट में प्रेस वाले आ जाएंगे। हाँ, तब तक चले। हाँ, चलो। तो आप सुपोषण के बारे में, हमारे जो आयाम है आप जानते हैं कि पर्यावरण और सुपोषण दो आयाम हमारे तेजी के साथ संपूर्ण राष्ट्र में चल रहे हैं। तो सुपोषण की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि पोषण का तात्पर्य होता है कि शरीर को किस प्रकार से हम जो आहार द्रव्य लेते हैं कैसे पोषित हो, कैसे शरीर को हम उसका उपयोग कराएं। तो आप जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि आहार संभवो वस्तु रोगश्च आहार संभव। ये शरीर जो है आहार से ही निर्मित होता है और रोग भी गलत आहार विहार से पैदा होते हैं। इसलिए हमको बहुत सोच समझ के आहार का सेवन करना चाहिए। उस आहार के बारे में यहां तक लिखा है कि पथ्ये सति पदार्थस्य किमौषध निसेवणै और पथ्ये असति पदार्थस्य किमौषध निसेवणै। जो व्यक्ति पथ्य माने सही खान पान का सेवन करता है तो उसको औषधि की जरूरत ही नहीं है, और जो व्यक्ति खान पान का सही सेवन नहीं करता वो औषधि सेवन से उसको कोई लाभ नहीं है। उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, अगर डायबिटीज का रोगी है, वो एक तरफ से औषधि खा रहा है, जब उसको आपने पूछा कि खान पान में परहेज करते हैं, सब परहेज हमसे नहीं होता। आलू भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, चीनी भी लेते हैं, और दूसरी तरफ आप जो है दवा भी खा रहे हैं, उसे कोई लाभ नहीं होगा। तो हमको पथ्य का सेवन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने आपको शाकाहार और मांसाहार की बात कही, आहार के संबंध में एक विशेष नियम होते हैं जो कि हमारे वैदिक काल से बताए गए हैं, आज की बात नहीं है। हमारे वेद में लिखा है हितभुक। हितभुक माने वही खाइए जो आपके शरीर के लिए लाभकारी हो। आपको चावल सूट नहीं करता, आपको गेहूं सूट करता है, आप गेहूं खा रहे हैं, कोई बात नहीं, मिलेट्स खाइए। जिसको मिलेट्स सूट नहीं करे तो कैसे सूट करा जाए, इसका भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हितभुक माने वही चीज हम जानते हैं कि हमको पिज्जा, नूडल्स, बर्गर ये खाने के बाद में एसिडिटी होती है, परेशानी होती है, हमारी किडनी पे भी असर पड़ रहा है, केमिकल्स वगैरह का प्रयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है। फलों को देखिए, आज सेब के ऊपर वैक्स की कोटिंग है, सब्जियों में आपके ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के इतनी बड़ी लौकी कर दी जाती है, किसानों की तरफ से भी यही हो रहा है। तो हमको इन सबसे बचना है, कोशिश करना है कि सब्जी मार्केट से लेके आए तो गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उसके बाद निकाल करके सब्जी को धोने के बाद आप प्रयोग करें। कम से कम उसमें जो पेस्टिसाइड है, जो केमिकल है, उसको आप निकाल करके प्रयोग कर सकते हैं। तो हमको हितकारी भोजन ही करना चाहिए। दूसरा होता है मितभुक। मितभुक का तात्पर्य है भूख से कुछ कम खाएं। सामान्य नियम है कि प्रातःकाल जो हम नाश्ता करते हैं, मैं अक्सर गृहिणियों को पूछता हूँ, महिलाओं को पूछता हूँ कि आप नाश्ता कब करती हैं। चिकित्सक होने के नाते 40-42 साल से मैं निरंतर प्रैक्टिस भी करता हूँ, बहुत गंभीर पेशेंट्स को मैं चिकित्सा करता हूँ। तो जब मैं पूछता हूँ कि आप भोजन कब करते, नाश्ता कब करती हैं, बोले सब परिवार बड़ा है, कराते कराते 12 बज जाता है, फिर हम नहाते हैं, पूजा करते हैं, तब भोजन करते हैं। तो ये क्रम महिलाओं में देखने को मिलता है। वो सारे परिवार के लिए चिंतित हैं, और जब जो अपना स्वास्थ्य है, जो सबसे पहले महत्वपूर्ण है, शरीरम क्या कहते हैं, सब चीजों को छोड़ करके सबसे पहले शरीर की रक्षा करनी चाहिए। अपने शरीर के बारे में हम बिल्कुल चिंतित नहीं है। तो प्रातःकाल हमको इतने लंबे समय तक खाली पेट रहना, गैस बनने से लेके, एसिडिटी की समस्या से लेके, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से लेके सारी समस्याओं की जड़ है। तो समय से हम भोजन करें, पहली बात। और मितभुक का तात्पर्य नाश्ता कैसा करें, रिच, राजकुमार की तरह, राजकुमार की तरह अच्छा नाश्ता करें और राजा की तरह लंच करें। और राम का भोजन जो होता है वो भिखारी की तरह। यहाँ उल्टा होता है कि दिन भर ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में थोड़ा खा के गए, टिफिन लेके चले गए, और रात को भरपेट सूत करके भोजन करना और फिर उसके बाद में सो जाना। कोई परिश्रम नहीं है,
भोजन करने के बाद चाहे रात का भोजन हो, आपको कम से कम 500 कदम चलना है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, शाम का भोजन करने के बाद आपके घर के सामने ही आप 10-20 चक्कर लगा लें, उसके बाद आप लेटें। गैस की समस्या से आपको निजात मिलेगी। तो आपको मित भूख का तात्पर्य है कि भूख से कुछ कम भोजन करें। उसका प्रमाण क्या है? हमारे यहाँ ये बताया गया है कि आपकी कुक्षी है, जो पेट है, उसके आप अनुमान से 4 हिस्से बनाएं। 2 भागों पूरे अन्नम, 2 हिस्से आप अन्न से पूरित करें, सॉलिड फूड से। तो एकम पूरे 1 हिस्से को आप जल, आपका तक छाछ है, पानी है या आपका फ्रूट जूस है, इससे भरें। और वायु संचारणार्थ है चतुर्थम अवसर, और वायु के संचरण के लिए 4था हिस्सा खाली छोड़ दें। अब मिक्सी में जब आप मसाला पीसते हैं तो मिक्सी को अगर ठूस के आप भर देंगे ऊपर तक, तो उसकी ब्लेड चल ही नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से अगर हमने पेट भर लिया इतना ज्यादा, तो पेट में पाचन कैसे हो पाएगा? आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो पाएंगे, तो आपका पाचन सही नहीं होगा, तो गैस की समस्या होगी, अपचन होगा, पता लगा खट्टी डकार आ रही है, सो के जगह रात भर जो है प्रॉपर नींद नहीं आएगी। इसलिए मिताहार करना चाहिए, भूख से कुछ कम भोजन करें। अन्न दोबारा जब भोजन करने का समय आए, अच्छी क्षुधा लगने पर, अच्छी भूख लगने पर आप भोजन करें, अध्यसन बिल्कुल ना करें। बोल एक अच्छी बात, हमारे एक मित्र अपना व्याख्यान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब घर पे आदमी छुट्टी आता है, ऑफिस से लौट के आता है, तो वो महिलाएं जो आते ही खाना सामने आया और शुरू हो जाती हैं कि तुम तो चले जाते हो, बच्चों को देखना पड़ता है, भाई माता जी बहुत परेशान करती हैं, मैं बहुत तंग आ गई हूँ और आपको चिंता ही नहीं घर की। तो उस परिवेश में जो भोजन करता है आदमी, वो कभी हार्ट अटैक से पीड़ित नहीं हो सकता, क्योंकि उसको धीरे धीरे डोज दी जाती है। वो तनाव नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे करके अभ्यस्त हो जाता है, वो मस्त रहता है, कभी हार्ट अटैक नहीं होता। जो महिलाएं आते ही पंखा भी झलने लगे और आपको अच्छे से अच्छा भोजन करा ले, एक और दे दिए, जबरदस्ती खिलाए, वो आपकी दुश्मन है, वो आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जा रही है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम सेवा जरूर करें पति की, लेकिन खान पान में जबरदस्ती मैं अपनी ससुराल में जाता हूँ, तो मेरी जो है ससुराल में 3 पीढ़ी आर्मी के कर्नल्स हैं। हमारी भाई भी कर्नल है, पिताजी भी कर्नल है, उसके बाबा भी कर्नल है। डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे। हमारी संस्कृति थी गांव की, माताजी हमारी जबरदस्ती भोजन कराती थी कि खाना खाने 1 रोटी जबरदस्ती खिलाई गई थी। ससुराल में क्या, मैंने कहा यहाँ भी यही होगा। डाइनिंग टेबल पर गए तो हमारी साड़ी ने खाना परसा, उसने कहा कि 1 और दे दीजिए। हमने सोचा नहीं देगी जी, अभी 1 और देना होगा। फादर कहते नो, वंस ही से नो मींस नो, व्हाई यू आर इंसिस्टिंग, रोक दिया उसको। मैं 1 रोटी भूखा रह गया। तो वो संस्कृति मुझे बदलनी पड़ी। दोबारा जब मैं गया तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है। अब कहा कि आप तो 1 रोटी इसके बाद और खाते हैं, वाइफ ने कन्वे किया होगा। हमने वो संस्कृति पहले थी, अब नहीं है, अब मैं पूरा खा लेता हूँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, खान पान में आपको जबरदस्ती बच्चों को, परिवार को, स्वयं को जहां तक इच्छा है उसी भोजन को उतना ही करना चाहिए। मिताहार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सी बीमारियों का इलाज ही लंघन है। हमारे यहाँ कहा है कि अक्ष कुक्ष भवा रोगा प्रतिछाया वृद्धरा पंचेतो पंचरात्रिणा रोगा नसत लंघना। आंख की बीमारी, जैसे आप जानते हैं कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, आंख आ जाती है। कुक्ष माने क्या? कुक्ष भवा रोगा माने पेट संबंधी बीमारी। आपको डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रही है, पेट में गैस बन रही है, दर्द हो रहा है, और प्रतिष्ठा है, जुकाम, और ब्लड शरीर में फोड़ा हो रहा है या बुखार आ रहा है। ये 5 बीमारियों का इलाज लंघन से होता है। आप भोजन छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि भोजन बंद कर दीजिए। लंघनम लघु भोजनम, हल्का भोजन करिए। हम कहते हैं कि मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाइए, पतली मूंग की दाल की खिचड़ी बना के हींग का तड़का लगा के खिलाइए। आप देखिए आपका भोजन पाचन होगा, आपका इन बीमारियों से आपको बहुत निजात मिलेगी। तो हितभुक मितभुक। तीसरा होता है ऋतभुक। आज भगवान का जब आप पूजन करते हैं तो पंडित जी आपसे बोलते हैं कि ऋतुफल चढ़ाइए। ये कभी नहीं कहते कि कोल्ड स्टोर में रखा हुआ सेव लेके आइए। अगर अमरूद का मौसम है अमरूद चढ़ाइए, बेर का मौसम है बेर चढ़ाइए। जो फल उपलब्ध है मौसम का, मौसमी फल खिलाएं। मौसम में उपलब्ध होने वाले फल और सब्जियां हमारे लिए बहुत लाभकारक होती हैं।
ये बहुत आवश्यक है कि हम ऋतु फल का सेवन करें, ऋतु के अनुसार भोजन करें। तो जैसे मैं अमेरिका जाता हूँ तो पता लगा नवंबर के महीने में वो तरबूज सेवन करते हैं, तरबूज का रस पिलाते हैं। तो हमको चाहिए कि जिस ऋतु में जो भोजन मिल रहा है, जो साग सब्जियां मिल रही हैं, बहुत लाभकारक है, उनका सेवन करें। एक और महत्वपूर्ण नियम है सुपोषण का, काल भोजन। काल भोजन का मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रातः काल सवेरे 8 से 9 बजे के पहले पहले नाश्ता हो जाना चाहिए, 1:30 से 2 बजे के बीच में लंच होना चाहिए, 5 से 6 बजे के बीच जब आप चाय पीते हैं उस समय भी हल्का, चाहे वो भुजा लाई जो अपने आप कॉमन भोजन है या आपके बिस्किट्स, कुछ आपको सेवन करना चाहिए। कल मेरा सर-इन-लॉ हमारे लिए लेके आया, वो बाटी चोखा एक दुकान थी तो यहाँ बड़ी मशहूर, मैंने देखा इतना अच्छा बाटी चोखा मैंने कहीं नहीं खाया। ये सारे भोजन जो आपके ट्रेडिशनल हैं, जो आपके परिवार के, आपके वातावरण के हिसाब से हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई व्यंजन उसकी जगह नहीं ले सकता। तो आपको काल भोजन करना है, समय से भोजन करें और साथ साथ में देश के अनुसार भोजन करें। मैंने बाटी चोखा का नाम इसलिए दिया कि जो बाटी चोखा यहाँ के परिवेश के लिए लाभकारी है, उससे उत्तम कोई चीज हो ही नहीं सकती। जैसे यहाँ बैठे हुए आप चाइनीज फूड खाते हैं, मैक्सिकन लंच करते हैं, या आप जो है साउथ इंडिया के भोजन को यहाँ पे इडली इडली उपमा बड़ा एक आध दिन आप खा सकते हैं, लेकिन आपको अपने यहाँ का जो भोजन है, ट्रेडिशनल हमारा खान पान है, वही सेवन करना है। 100 किलोमीटर की परिधि में होने वाले अन्नपान हमारे लिए अमृत है, उसका हमको सेवन करना चाहिए। दूसरी बात, आहार के 8 नियम हमें यहाँ बताए गए हैं। प्रकृति, आपकी प्रकृति क्या है? हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। हो सकता है आपको दूध सूट करता है कि नहीं करता, आपको करता है कि नहीं करता, कोई चीज किसकी प्रकृति के हिसाब से होती है। कुछ लोग वात प्रकृति के होते हैं, कुछ पित्त के होते हैं, कुछ कफ के होते हैं। कफ प्रकृति के लोगों का स्वाभाविक रूप से कैसे हम अंदाज लगाएंगे कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो प्रकृति के अनुसार भोजन करना है। जिनकी पित्त प्रकृति होती है, स्वाभाविक रूप से गर्म, तेज, तीखे ये अन्नपान इनसे बचाना चाहिए। जो कफ प्रकृति के होते हैं उनको तीखा तेज चीजें अधिक खाना चाहिए। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान देना है कि हमें कैसी चीज खाना है। जो वात प्रकृति के हैं उनको घी का प्रयोग जरूर करना है। और मैं आपको बता दूं कि घरों में प्रयोग करने वाले 2 चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। 2 दुश्मन है हमारे, 2 सफेद दुश्मन हमारी रसोई में है, उनको बचाना है, सफेद नमक और चीनी। 2 चीजों को बिल्कुल बचिए। चीनी की जगह पे आप गुड़ का प्रयोग करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारी बेटी जब धनबाद से जाती है कभी घर, तो वो एक खजूर का गुड़ लेके जाती है यहाँ से। खजूर वो एक तिलकुट होता है, क्या होता है, तिलकुट लेके यहाँ से गई। ये सारी चीजें हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं, इनका हम प्रयोग करें। तो चीनी की जगह पर गुड़ का प्रयोग करिए। जगरी पाउडर बहुत कंपनी बनाने लग गई है, हम लोग चाय में डालते हैं तो जगरी पाउडर को ही डालते हैं। और नमक की जगह पर सैंधा नमक प्रयोग करें, जो आपका पिंक सॉल्ट कहलाता है, सैंधा नमक, उसको रसोई में ले जाए। ये आप कर सकते हैं, ये तो आपको करना है, किसी की पूछना नहीं है। और अपनी सभी गृहिणियों को, अपने मित्रों को बताना है कि हम चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे और हम जो है नमक का प्रयोग नहीं करेंगे, सफेद नमक, इन दोनों का प्रयोग हमें बचाना है। दूसरा, घर में रिफाइंड का प्रवेश वर्जित। तेल कोई प्रयोग करना है तो केवल मूंगफली का तेल या शुद्ध सरसों का तेल या तिली का तेल, ये 3 तेल जो है वही हमारे लिए लाभकारक है। और घी का प्रयोग करना है, अगर गाय का घी उपलब्ध होता है तो आप उसका प्रयोग करें, बिल्कुल बेहिचक करें, कहीं हृदय से लेके किसी को लाभ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ग्लासगो यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च में सिद्ध हुआ है कि गाय का घी हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और वही भैंस का घी हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो गाय का दूध हमारा अलर्ट बढ़ाता है, हमारी मानसिक स्थिति को बढ़ाता है। विद्यार्थियों को गाय का दूध पीना चाहिए, गाय का घी लेना चाहिए। तो हमको भैंस के दूध से परहेज करें, भैंस के घी से परहेज करें, लेकिन उपलब्धता नहीं है तो भैंस के दूध को प्रयोग करते समय मलाई निकाल के प्रयोग करें। दूसरी बात, मधुमेह के रोगी, डायबिटीज के पेशेंट हर घर में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो उनको ध्यान रखिए कि हम अगर आंख एक बंद करके कहते हैं डॉक्टर के नाते कि आलू चावल चीनी मत खाइए, ये संभव नहीं है। इसको फॉलो करना, जब अपने परिवार में जब आपको करना पड़ता है लागू, तब आप महसूस करेंगे इसकी कठिनाई क्या है। आलू के बिना सब्जी का बनना मुश्किल है, तो हम क्या करें, उस आलू को छीलिए और छोटा छोटा काटिए और पहले उबालिए, उसका स्टार्च निकल जाएगा।
और फिर छान करके तब उसको तल कर भोजन बनाइए। तो आलू का स्टार्च निकल जाएगा तो उसके अंदर जो नुकसानदायक चीजें हैं बहुत कम हो जाएंगी। उस आलू का आप प्रयोग करें। और जब तक डायबिटीज के पेशेंट के लिए जब तक आपको उपलब्ध होती है हरी मेथी की सब्जी आप खूब खिलाएं। परवल डायबिटीज के रोगी के लिए अमृत है। कुंदरू यहाँ होती कि नहीं होती? परवल तो होता है, कुंदरू होती है। कुंदरू और परवल डायबिटीज के लिए अमृत है। करेला डायबिटीज के रोगी के लिए अमृत है। करेला को हम लोग क्या करते हैं, हम डायबिटीज के लोगों को करेले का जूस पिलाते हैं, करेले का सलाद खिलाते हैं। आपको टेस्ट बदलने की जरूरत है। करेले को आप अच्छी तरह से गर्म पानी में धो लीजिए और नमक के पानी में डाल के 15 मिनट रखिए, हटा लीजिए, काट करके स्लाइसेस और सलाद में खिलाइए। तो करेले को सब्जी बनाते हैं जो भूनते भूनते काला कर देते हैं, उस समय करेले के अंदर जो प्लांट इंसुलिन होता है वो खत्म हो जाता है। उसका कोई लाभ नहीं है। या तो हरे करेले का जूस खिलाएं या करेले की सब्जी को, सलाद करेले को खिलाएं या सब्जी को बहुत कम फ्राई करें और उसका आप प्रयोग करें। तो ये करेले का प्रयोग करें। और आपकी फली सहजन शायद मिलता होगा आपको, क्या कहते हैं, मोरिंगा को क्या कहते हैं, सहजन की फली मिलती है, ड्रम स्टिक। आप जानते हैं कि ये सांभर बनता है जो साउथ इंडिया में हर सब्जियों में फली को डालते हैं। ये आपके लिए अमृत का काम करती है। मैंने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री महोदय रमन सिंह जी हमारे थे, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो, उनसे आग्रह करके मैंने कहा कि सहजन का बढ़ावा दीजिए। एक दिन में 14,000 पौधे लगवाए। वो बड़ा बेशरम प्लांट होता है, आप काट दीजिए फिर निकल आएगा। और उसकी पत्तियां के बारे में मैं आपको बताऊं कि उस क्षेत्र में जहां पर लोगों को रतौंधी की शिकायत बच्चों को हो रही थी आदिवासी क्षेत्र में, तो वहां मैंने बताया इसकी पत्ती की चटनी बनाइए और इस चटनी के अंदर एक गिलास दूध से ज्यादा 100 ग्राम पत्ते की चटनी बनाइए, उसके अंदर 1 गिलास दूध से ज्यादा कैल्शियम, 2 गाजर से ज्यादा विटामिन ए और 1 केले से ज्यादा आयरन, ये आपके पास उपलब्ध होता है, और नींबू से ज्यादा विटामिन सी। तो इतना महत्वपूर्ण प्लांट है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जब तक हो सके आप सहजन का प्रयोग चाहे दाल में डाल के करें उसको, या आप से मुर्गा कहते हैं, हमारे यहाँ मुर्गा भी कहते हैं इसको, इसका आप प्रयोग करें। तो ये खान पान की जो चीजें हैं सामान्य रूप से जो उपलब्ध हैं उनको हमको प्रयोग में उतारना चाहिए। पोषण को सही रखने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। मूंगफली बादाम के ज्यादा, काजू से ज्यादा लाभकारक मूंगफली है। मूंगफली के विभिन्न व्यंजन बना के आप सेवन करें। ड्राई फ्रूट्स में सबसे महत्वपूर्ण आपका अंजीर, बादाम का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि बादाम को अगर खड़ा आप खाएंगे तो वो लाभ नहीं करेगा। पानी में भिगा के एक बादाम भी घिस करके अगर आप खिला सकते हैं बच्चे को तो उससे अच्छा कोई चीज नहीं है। बादाम को घिस के प्रयोग करें। बादाम को भिगा दें पानी में, उसके बाद में उसको सिलबट्टे पे घिस दें। जितना बारीक हो जाएगा उतना ज्यादा लाभकारी है। और किशमिश, मुनक्का, सामान्य रूप से शिकायत होती है कब्ज की किसी को, तो 4 मुनक्का को 1 गिलास दूध में उबाल करके आप दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। गैस की शिकायत हमारे किसी परिवार में सदस्य को होती है तो बड़ी इलायची जानते होंगे आप लोग, डोड़ा कहते हैं, जो इलायची बड़ी आती है, काले रंग की बड़ी इलायची है, उसको आप तवे में भून लीजिए। उसके बीज को आप पीस लीजिए मिक्सी में, और उसके पाउडर को, 1 चुटकी पाउडर को आप पानी के साथ में खाना खाने के बाद आप ले लीजिए। गैस की शिकायत से आपको निजात मिल जाएगी। ये सारी चीजें जो हमारे पास हैं इनका हम प्रतिदिन अपने भोजन में प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हमारे रसोई में उपलब्ध चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, परिवार में किसी को होता है, तो घर की कुटी हुई हल्दी, उस हल्दी को दूध में पका करके आप सेवन करिए। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा कि गोल्डन मिल्क के नाम से विदेशों में लोग हल्दी का प्रयोग कर रहे थे, तो उस हल्दी का हम प्रयोग करें तो ये अत्यंत लाभकारी होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है कि आप संपूर्ण परिवार को एक बहुत अच्छी व्यवस्था दे सकती हैं बिना अधिक पैसा खर्च किए हुए। बाहर से जो आने वाली चीजें हैं, पहला हम लोगों को संकल्प लेना होगा, हमको आरोग्य भारती के सक्रिय सदस्य होने के नाते ये स्वयं प्रण लेना होगा कि हम अपने परिवार को तो कम से कम सबसे पहले इससे मुक्ति दिलाएंगे। पिज्जा, नूडल्स, बर्गर की संस्कृति को समाप्त करना होगा। हमको अपने ट्रेडिशनल पारंपरिक भोजनों को घर में लौटाना होगा, बच्चों को रुचि के अनुकूल बना के खिलाना होगा। जिस समय मार्केट बंद था, स्विगी और जो जोमेटो के ऊपर बैन लगा था,
हम घर के अंदर थे, लॉकडाउन चल रहा था, उन बच्चों ने वही चीजें खिलाई जो हमारे घर में बनती थी। वो बच्चों ने प्रेम से खाया। क्यों? उसके पहले बच्चों को खिलाया नहीं गया, उनका टेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ। जब उन्होंने खा करके देखा तो उन्होंने महसूस किया कि देखिए तो बहुत अच्छी चीज है। तो हमको वो टेस्ट को डेवलप करना होगा और बच्चों को खिला करके बच्चों को स्वस्थ बनाना होगा। जब आपका परिवार स्वस्थ होगा तब आप एक समाज स्वस्थ की परिकल्पना कर सकते हैं। हमारा गांव स्वस्थ होगा, हमारा परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा और संपूर्ण राष्ट्र को हम स्वस्थ कर सकते हैं। हम उस भारत देश के वासी हैं जहाँ केवल हम अपने देश की बात नहीं करते, हम संपूर्ण विश्व की बात करते हैं। हम विश्व मातृत्व की भावना रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय बार बार कोट करते हैं कि हमारा भाव ही हमारा क्या था, अयम निजः प्रोवेति गणना लघुचेतसा उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। हम वसुधैव कुटुम्बकम वाले लोग हैं कि संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। हम सबके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, सबकी सुंदरता की कामना करते हैं, सबके सुख की कामना करते हैं। तभी हमारा मंत्र है जो आप शांति मंत्र के रूप में बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पेशेंस से हमारी बातों को सुना। कोई प्रश्न हो हमारी बहनों का तो मैं प्रश्न का उत्तर देने में मुझे प्रसन्नता होगी। मैं चाहता हूं कि धनबाद एक ऐसी हमारी सक्रिय इकाई है। इस धनबाद इकाई से हम चाहते हैं कि हम घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे और हर घर में, हर थाली में मिलेट पहुंचाने का हमारा संकल्प रहेगा। ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संकल्प है कि हर थाली में हमको मिलेट को पहुंचाना है। तो पहले हम अपने घर से शुरू करें, परिवार से शुरू करें, अपने समाज में पहुंचाएं, तो निश्चित रूप से हमारा ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सफल होगा और हमारा देश न केवल इससे किसानों की आय बढ़ेगी, हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी हमारी सुदृढ़ होगी और हम बहुत आगे तक अपने देश को ले जा पाएंगे, क्योंकि भारतवर्ष ही मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो हमको इस रागी को जो आज झारखंड का सबसे बड़ी ये अमृत है उसको घर घर तक पहुंचाना है। और मेरा अग्रिम कार्यक्रम होगा तो हम बहनों के घर में, एक एक बहन के घर में जाके अटेंडम जरूर जाएंगे और अशोक वासने भाई साहब को लेके जाएंगे। वो देखेंगे कि आपने कौन सा पकवान जो है हमारे मिलेट से तैयार किया है। आपके अंदर अभूतपूर्व क्षमता है, आपके अंदर वो गुण भरे हुए हैं कि बच्चों को कड़वी से कड़वी चीज को आप किस तरह तैयार करके खिला सकती हैं। तो ये गुण भगवान ने आपको दिया है। आप प्रकृति प्रदत्त गुण आपके अंदर है। आपकी इस क्षमता को, सृजन शक्ति को प्रकृति ने संवारा है। माँ से पूज्य और माँ से बढ़कर के संपूर्ण विश्व में कोई पूजनीय नहीं है। तो आपके अंदर जो मातृत्व की क्षमता दी है वो संपूर्ण विश्व में किसी के पास नहीं है। इसलिए आप सब वंदनीय हैं और आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप लोगों ने संकल्प ले लिया तो निश्चित रूप से आरोग्य भारती का ये सपना आप सबका परिचय तो हो जाए। एक्सक्यूज मी सर, मैं जानना चाह रही थी कि जो मिलेट आप बता रहे हैं क्या उसे हम लोग गर्मी में भी खा सकते हैं? लोगों का मानना है कि वो उसका थोड़ा ठंडा में खाना ज़्यादा अच्छा होता है, बट गर्मी में लोग बोलते हैं कि नहीं खाना है, गर्म चीज़ होता है, इस वजह से। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। आपको सामान्य रूप से बाजरे की रोटी वो बिना घी के खाना ही नहीं है। ये तो हम जानते हैं जी, कि बात बढ़ा देगा शरीर। जी जी जी। तो बाजरे की रोटी का जब प्रयोग करें गुड़ और घी के साथ करें, पहली बात इसका एक अनुपात होता है। और दूसरा, गर्मी के मौसम में इनकी मात्रा पर प्रयोग करें। जैसे मैंने बताया ना कि 3 किलो गेहूँ, 2 किलो केवल 1 किलो बाजरा मैंने मिलाया। मतलब प्योर बाजरा नहीं, मतलब मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके आप खा सकते हैं, मिश्रित आटा के रूप में ले सकते हैं। अधिकांश भाग आपका गेहूँ और उसका रहेगा जौ और चना। ओके जी, धन्यवाद। हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना, जो हम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, इवन जो हम सोच रहे हैं उसका भी फर्क पड़ता है। तो सर की बातें बहुत ही शिक्षाप्रद है। और इसके अलावा दूसरी बात जो मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सी असाध्य बीमारियाँ, असाध्य रोग जिसमें कि ये कैंसर प्रमुख है आजकल, ब्रेस्ट कैंसर, और सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है हमारे देश में। प्रत्येक वर्ष आप यकीन नहीं कर पाएंगी 10 लाख से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेज होते हैं और इसमें से अधिकतर लेट स्टेज में डायग्नोसिस होता है। इसका भी मुख्य कारण हमारा जीवन शैली, खान पान
और वो जो हमारा लाइफ स्टाइल होते जा रहा है ना, जिसमें मेहनत का काम कम करने लगे हैं। कपड़े धोने की मशीन है हमारे पास, सबके पास मिक्सी है, सबके पास हाउस होल्ड हेल्प्स है, तो वो उससे फर्क पड़ रहा है। सर ने बहुत बताया है विस्तार से, तो आप लोग का अधिक समय नहीं लूँगी, लेकिन कैंसर के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि इससे हम कैसे रोकथाम करें। पहली चीज़ तो कैसे रोकथाम तो मैम इसका पहचान कैसे होगा? हाँ, वही मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि स्टार्टिंग करना है रोकथाम से। तो वो आप कब कर सकते हैं, जब हुआ ही नहीं, तो उसमें वैक्सीन, खान पान हो गया। और दूसरा कि कैसे आप इसको पहचानेंगी। 2 कैंसर औरतों में बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 1 हो गया है ब्रेस्ट, नंबर 2 हो गया है बच्चेदानी का, मुंह का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। दोनों की पहचान हम खुद, मतलब मरीज खुद अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेज समझ रहे हैं, एकदम शुरुआती स्टेज 1, और सर्विक्स वाले जो कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर, उसको तो प्री कैंसरस स्टेज में, प्री कैंसरस मतलब कि कैंसर होने से भी पहले हम पहचान सकते हैं। तो ये बातें मैं अभी 2, 4, 5 मिनट में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन महिला दिवस पे इसी पे हमने सारता हॉस्पिटल में एक कार्यशाला का आयोजन किया है। आज मुझे आप लोगों ने ऐसा अवसर दिया, आप सब आए 1 बजे से 4 बजे। मैं कुछ पैम्पलेट भी लेके आई हूँ। पहले हम आपको लक्षण बताएंगे। अगर किसी भी महिला को उसमें से कहीं भी कोई शक लगे, तो उस दिन वो निःशुल्क मेरे से जांच भी करा सकती है। तो जरूर आप लोग आए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक वर्ड है, पैप्समियर एक वर्ड है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और उसका वैक्सीन, ये सारी चीज़ों से आप इसका बचाव भी कर सकती हैं और बहुत ही अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस भी कर सकती हैं। तो आप लोग आसपास ही रहते हैं, सारता हॉस्पिटल यहाँ से पास ही है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आएँ। और कैंसर मुक्त तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारा कोई कारण ही नहीं। अधिकतर महिलाएं मिलती हैं, पूछती है मैम हमको क्यों हो गया, और आप यकीन नहीं करेंगे 30 साल 25 साल जब हम स्टूडेंट थे ना, बच्चे थे, तो उस समय 40-50 बुक में लिखा है कि 50 साल का होता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का कोई एज नहीं होता। 25 साल में हो रहा है, देख के हम तक रह जा रहे हैं कि बाबा इसको कैंसर है। और दोनों का ट्रीटमेंट आसान है, 100% रिकवरी है, मतलब अन्य कैंसरों से बहुत अच्छा है। अन्य का जैसे मैं बताऊंगी ओवेरियन कैंसर, ओवरी में जो होता है, अंडाशय में जो कैंसर होता है, उसकी तो डायग्नोसिस ही लेट होती है और आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो भगवान भरोसे ही रहना है।